व्यूअर्स, अधिगम यानी कि लर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अधिगम होता क्या है, तो इसके बारे में आज हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। यानी कि आज हम लोग सीखना के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और हाँ, कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से 3-4 दिन वीडियोस नहीं आ पाई, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। खैर, तो आज की वीडियो में हम लोग लर्निंग के बारे में जानते हैं। तो पहले देखते हैं इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है सीखना और सीख कर अपने व्यवहार में परिमार्जन लाना। इट मीन्स कि अगर आपने कुछ सीखा और सीख के आपके बिहेवियर में कुछ चेंजिंग आ रही है, चाहे वो आपके पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, लेकिन आपके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, तब कहेंगे कि वहां पे लर्निंग हुई है। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एक छोटा बच्चा अगर कोई कैंडल को छूता है, ऑब्वियस सी बात है उसकी फिंगर जलेगी, उंगली जलेगी उसकी। फिर उसके बाद अगर हम कैंडल रखेंगे तो क्या उसको टच करेगा? नहीं ना, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपना पास्ट का एक्सपीरियंस रिकॉल होगा कि इसको जहां मैं छूऊंगा या छूंगी तो मेरी उंगली जलेगी। तो यही तो लर्निंग है, यही तो अधिगम हुआ, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने बिहेवियर में चेंजिंग लाया। और ये बच्चा क्या, हम सबके साथ भी है। किचन में जाते हैं चाय बनाने, फर्स्ट टाइम में चाय बहुत बेकार बनी, तो सेकेंड टाइम में हमें एक्सपीरियंस हुआ ना, हमने समझा कि नहीं, चीनी चाय पत्ती दूध पानी इन सब का क्या रेशियो है, सही मेजरमेंट जाना, उसके बाद चाय परफेक्ट बनती है। या जैसे भी आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्रैक होता है, तो आप खुद का एनालाइज करते हो ना कि मुझे अब कहाँ कहाँ पर चेंजिंग करनी है, कहाँ कहाँ पे अपने पैटर्न पे या कहाँ कहाँ पे अपने वीक पॉइंट को और मजबूत करने हैं। तो यही तो हुआ लर्निंग। आपने अपने अनुभव से या सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, बिहेवियर में चेंजिंग की, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, यानी कि परिभाषा। देखो, क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा है कि आदतों, ज्ञान या अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना कहलाता है। इन इंग्लिश, एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड लर्निंग। देखो, आदत, हर इंसान में अच्छी और बुरी आदतें होती हैं, तो इंसान अपनी आदतों से तो भी सीखता है ना। हम लोग भी सीखते हैं, अपनी अच्छी आदतों से अच्छी चीजें सीखते हैं, बुरी आदत से बुरी बातें हो जाती हैं। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, लर्निंग भी उतना ही ज्यादा अच्छी होगी। ऐसे समझो, अगर अभी हमें किसी को कार चलाना सीखना है या स्विमिंग सीखनी है, तो जितना ज़्यादा मेरा विल पावर होगा, अंदर से जितने ज़्यादा सीखने की इच्छा होगी, चाह होगी, उतना ही तेज़ी से लर्निंग होगी। तो ये हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, अभिवृत्ति पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ज्ञान, कहा ही जाता है आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। और हमारा मेन मोटो जो होता है वो भी तो यही होता है ना, हम पढ़ते हैं, पढ़ के कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा नॉलेज गेन, उतनी ज़्यादा लर्निंग। तो ये कहना था क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट, स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन इज कॉल्ड लर्निंग। यहाँ पे एक वर्ड आया है एडेप्टेशन। देखो, एडेप्टेशन का मतलब होता है सामंजस्य, मतलब कि वातावरण या किसी भी चीज के अनुकूल खुद को ढाल लेना, यही हमारी कहलाती है लर्निंग। क्लियर है? आप जिस इन्वायरमेंट में हो, जिस कल्चर को बिलोंग कर रहे हो, जिस रिलीजन को बिलोंग कर रहे हो, जिस जगह पे हो, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल कर अगर आप कुछ सीख रहे हो और आपके व्यवहार यानी आपके बिहेवियर में चेंजिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। वहां पे आपका अधिगम हो रहा है। नेक्स्ट, हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। देखो, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, इंद्रियों यानी कि संवेदन के द्वारा, जहाँ पे आपको कहेंगे सेंसरी मोटर लर्निंग, है ना। हम लोग बहुत सारी चीजें अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सीखते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या क्या है? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो इन चीजों के द्वारा हम सीखते हैं। टाइपिंग सीखना हुआ हमें, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे हम अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से सेकंड है गामक सीखना, यानी कि मोटर लर्निंग, जहाँ पे हमारे मसल्स का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, उसके थ्रू हम कुछ सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटर लर्निंग। एंड थर्ड होता है बौद्धिक, यानी कि इंटेलेक्चुअल लर्निंग, जहाँ पे तार्किक क्षमता, जहाँ पे आपकी सोचने की, कल्पना शक्ति, बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो कहलाती है आपकी बौद्धिक क्षमता, यानी कि इंटेलेक्चुअल के थ्रू आप सीख रहे हो और वहाँ पे आपका बिहेवियर में चेंज हो रहा है। बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं ना, पजल गेम्स होते हैं, रिडल्स होती हैं, पहेलियाँ, या फिर आपके सुडोकू एक गेम है ना,
या चेस हो गया। तो इन सब में आप क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग इस्तेमाल होता है। क्लियर है? बहुत सारे मैगजीन्स ये सब में इस तरह के गेम्स आते हैं। तो इसका मेन मोटिव ही होता है आपको सीखने के लिए प्रेरित करना। क्लियर है? तो ये 3 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग विशेषताओं को यानी कि इसकी प्रकृति के बारे में 1 बाय 1 जानते हैं। और देखो सब कुछ पॉइंट वाइज है, तो आप लोगों को कहीं पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी। पहला है कि जो लर्निंग होती है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय का मतलब होता है लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव है, एक्टिव क्यों है? हम लोग जब से होश संभालते हैं जिसको कह सकते हैं, और अंत तक कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम लोग एकदम खाली एकदम शांत बैठे रहते हैं, हमारे दिमाग मतलब कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कभी कभी हम शांत से बैठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत तरह के थॉट्स चलते हैं ना। कुछ अपने मिस्टेक्स को रिकॉल करते हैं, अपने पास्ट के कुछ अच्छे बुरे एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं, और उसके थ्रू हम कुछ सीखते हैं, हम फ्यूचर को प्लान करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। बच्चे भी जब अपने फैमिली से हटकर जब सोसाइटी में आते हैं या स्कूल में जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ सीखने को ही तो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट, यह निरंतर जन्म से मृत्यु तक चलती है। कहने का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। बच्चे जब छोटे होते हैं, इन्फेंसी पीरियड में होते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ों को खाना, चूसना या फिर चलना फिरना ये सब सीखते हैं। फिर जैसे 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 एज बढ़ती है, वृद्धावस्था आती है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो सीखना क्या है, बेसिकली आपकी चलते रहती है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सार्वभौमिक है, यानी कि लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है। आप कहीं भी जाओ, देश के किसी भी कोने में जाओ, हर इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा है। जैसे हम कुछ बेसिक होते हैं ना, मोरल वैल्यूज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या और भी चीज़ें, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको हर देश में, हर सोसाइटी में देखने को सुनने को मिलेगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो लर्निंग होती है वो सार्वभौमिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा परिवार में है, परिवार के बाद समाज में जाता है, समाज से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, इस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी वृद्धि होती है, विकास होते हैं, उनका सामाजिक दायरा बढ़ता है। तो हर एस्पेक्ट्स में, हर फील्ड में उनकी लर्निंग भी तो होती है ना, अपने कलीग्स के थ्रू, अपने साथियों के थ्रू, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, सब में कुछ ना कुछ वो सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट है, लर्निंग जो होती है यानी अधिगम जो है वो मानसिक एवं जटिल प्रक्रिया है, मेंटल प्लस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। याद करो जब हम लोग 1 या 2 में मैथ्स बनाते थे, तब के मैथ में और 12th के मैथ में जमीन आसमान का फर्क होता है ना। क्योंकि धीरे 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 क्या होती है, सीखने की जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है, उसमें चेंजिंग आती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो सीखना है वो एक जटिल प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। अगला अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी कि एक एडेप्टेशन प्रोसेस है। इसके बारे में भी हमने जाना कि आप एडेप्टेशन का मतलब होता है अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेना। आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे खुद को ढालना, तो है ना, हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं अपने आप को ढाल लेते हैं। कोई बच्चा भी यहाँ से जाके बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के सोसाइटी को खुद में ढालता है ना, वहाँ की भाषा को अडॉप्ट करता है। तो इस तरह से वो नई चीज़ों को सीख लेता है। अगला पॉइंट है, लर्निंग जो होती है वो व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड्स ऑन एक्टिवनेस। बच्चा जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा, बच्चे क्या, हम सब भी जितने ज़्यादा लर्निंग को लेकर क्रियाशील होंगे, एक्टिव होंगे, हम उतना ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। सुस्त होंगे तो लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, हम नहीं सीख पाएंगे चीज़ों को। नेक्स्ट है, जो लर्निंग होती है वो आनुवांशिकता और वातावरण से भी प्रभावित होती है, यानी कि इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है। वातावरण, अगर हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला लर्निंग अच्छी होगी, निगेटिव इन्वायरमेंट मिला लर्निंग भी इफेक्ट पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, जो लर्निंग होती है वो उद्देश्यपूर्ण एवं खोज है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें पर्पस होता है और डिस्कवरी है। ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ भी सीखते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है। बिना उद्देश्य के हम कोई क्यों सीखेंगे। स्कूल में बच्चे आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर को लेके सीख रहे हैं, टीचर्स कुछ सिखा रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग सीख रहे हो, क्यों? क्योंकि एक उद्देश्य है, टीचर बनना है। अगला पॉइंट, जो लर्निंग होती है वो व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, यानी कि इंडिविजुअल के साथ साथ सोशल भी होती है।
है ना। कुछ चीज़ें हम खुद के लिए सीखते हैं, कुछ समाज के लिए सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ देखो ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिगम में जो एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं या मिसकंसेप्शंस होते हैं, इनका होना इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट है। बच्चे जितना ज़्यादा गलतियां करेंगे उतना ज़्यादा वो सीखेंगे। क्लियर है? जितने ज़्यादा वो एरर्स उनमें आएगा उतना ज़्यादा यानी कि उनकी लर्निंग हो रही है। इसलिए अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो इनको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हाँ वो सीख रहे हैं तभी वो गलती कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं तभी वो सीखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, लर्नर्स के थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है, यानी कि अधिगम के थ्रू हम जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, उनके हम थॉट प्रोसेस को सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एरर्स जो होते हैं वो बच्चे और बड़े के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता यानी कि क्वालिटेटिव डिफरेंस होती है। ऑब्वियस ही बात है, बच्चों की गलतियां बच्चों जैसी, बड़ों की गलतियां बड़ों जैसी, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में भिन्नताएं होती हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिपक्वता, थकान, बीमारी या नशा, इन सब से अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तब उसको हम कहेंगे कि अधिगम नहीं हो रहा है। क्लियर है? यानी कि अगर जो बिहेवियर में चेंज है वो मैच्योरिटी की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से, इलनेस की वजह से, या कोई दवा मेडिसिन लेते हैं तो या ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से, तो हमारा मूड स्विंग्स होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है ना, तो उसको कहेंगे लर्निंग नहीं हो रही है, वहां पे लर्निंग या अधिगम नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग फटाफट कारक यानी कि कौन कौन फैक्टर से अधिगम प्रभावित होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी से संबंधित कारक यानी कि वैसे रिलेटेड टू लर्नर्स, फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू लर्नर्स। पहला है सीखने की इच्छा, विल टू लर्न। ऑब्वियस सी बात है, बच्चों में अगर सीखने की इच्छा होगी लर्निंग अच्छी होगी। सीखने को वो इच्छुक ही नहीं है, उनको सीखना ही नहीं है, उन पर थोपा जा रहा है, कहाँ से लर्निंग होगी? वो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। प्रेशर में आके कोई चीज़ें नहीं सीखी जा सकती, खास करके छोटे बच्चों के केस में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही है कि बच्चे अगर इच्छुक या जिज्ञासु होंगे, क्यूरियस होंगे, आसानी से सीख जाएंगे। जबरदस्ती थोपोगे कभी नहीं सीखेंगे, उससे अधिगम नकारात्मक हो जाएगा। तो इससे बच्चों के इच्छा पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास यानी कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। बच्चे अगर हेल्दी होंगे, ठीक है, उनका शारीरिक विकास सही तरह से हो रहा है, बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी, वो एंजॉय कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर शरीर ही जवाब दे दिया तो कहाँ से बच्चे सीख पाएंगे? अगर उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, पौष्टिक आहार उन्हें नहीं मिल रहा है, तो बच्चे कहाँ से सीख पाएंगे? नहीं ना सीख पाएंगे। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए स्कूल में मिड डे मील भी चलाया गया था, है ना, जिसको आज के टाइम में पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इफेक्टिव है। तीसरा पॉइंट है मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। सेम है, अगर बच्चे का मानसिक विकास अच्छे तरह से हो रहा है, अच्छे जगह में हो रहा है, अच्छे इन्वायरमेंट में हो रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हो रहा है, बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। जस्ट इसके रिवर्स में अगर बच्चे किसी तरह के डिसऑर्डर से पीड़ित हैं तो लर्निंग इफेक्ट होगी, है ना। ये सब तो नॉर्मल सी बात है, आराम से हम लोग लिख सकते हैं। और हाँ, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे आपके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिति, ये भी एक फैक्टर है, यानी कि बच्चे का इमोशनल कंडीशन कैसा है। अगर बच्चे को घर परिवार का माहौल अच्छा मिल रहा है, बच्चे की स्कूल में उनके फ्रेंड्स अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, उनके इमोशंस पे वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, सबसे बहुत पॉजिटिव वे में मिलते हैं, बच्चे आराम से सीखेंगे, क्या ही मुश्किल है। लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर बच्चे बहुत क्रोधी हैं, चिड़चिड़े हैं, दुखी हैं, हर बात बात पे चिढ़ने वाले हैं, है ना, कभी नहीं सीख पाएंगे। उनको सिखा सिखा के थक जाओ, वो नहीं सीखेंगे। और नहीं तो वही होगा, जबरदस्ती वाला ज्ञान देंगे, खुद का नुकसान करवा बैठेंगे वो, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है बच्चे की लर्निंग पर। ये कैसे है? देखो, जिन बच्चों की आईक्यू लेवल बहुत अच्छी होती है वो चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। उनमें विचार करना, तर्क करना, इमेजिन करना, निर्णय, डिसीजन लेना, इन सब चीज़ जो क्वालिटीज़ होती है वो बहुत जल्दी डेवलप करती है, सीख जाते हैं। उसी के अगेंस्ट जिनकी आईक्यू लेवल कम है, जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो कम है, वो उनको टाइम लगता है सीखने में। एवरेज बच्चे एवरेज टाइप से सीखते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे की बुद्धि कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेरणा स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन लेवल, बच्चे जितने ज़्यादा अंदर से मोटिवेट होंगे, प्रेरित हो, अभी प्रेरित होंगे चीज़ों को सीखने के लिए,
उतना जल्दी सीखेंगे। और उस पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरनली, अंदर से कहने का मतलब है कि होता है ना कि दिल ने कहा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, मुझे ये चीज़ सीखना ही सीखना, विल पावर, अंदर की आवाज़ एक आई जो कि मुझे ये काम कर लेना है, मतलब कर लेना, आज इतना सिलेबस कवर करना है मतलब करना है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ अच्छा अचीव करना, लाइफ में कुछ बनना है, सक्सेसफुल होना है। तो आप जितना ज़्यादा अंदर से मोटिवेट होगे उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग तेज़ी से होगी। अगर आपने ठान लिया कि इस साल मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, टीचर बनना ही बनना है, कोई आपको नहीं रोक सकता है। लेकिन एक अरे यार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो वहाँ पे आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी ही होगी। समझ गए? उसी तरह से कुछ पॉइंट्स देखो, सकारात्मक कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि होप, उम्मीद, स्नेह, अगर उनको प्यार मिल रहा है सही डायरेक्शन में, शाबाशी मिल रही है, टीचर से अप्रिसिएशन मिल रहा है, दोस्त, इन सब चीज़ों में उनकी अच्छी वाहवाही हो रही है, इस तरह से चीज़ें होंगी, बच्चे जल्दी सीख पाएंगे। उसी तरह से कुछ निगेटिव चीज़ें, डर, डर के मारे पढ़ रहे हैं, नहीं हुआ तो हम फेल कर जाएंगे, होता है ना, नहीं होगा तो मम्मी पापा मारेंगे, टीचर्स डांटेंगे, फ्रेंड्स में मेरा मजाक बनेगा, ऐसी चीज़, ऐसी मेंटेलिटी के साथ अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी लर्निंग इफेक्ट होती है। चिंता, किसी चीज़ को चिंता लेकर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पाएंगे, दिमाग तो कहीं और है, भटक रहा है उनका दिमाग, तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। बोरियत, चीज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन चीज़ों को पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, होता है ना, मैथ पढ़ रहे हैं लेकिन बस हिस्ट्री की क्लास में तो अक्सर बच्चे बस सर को ताकते ही रहते हैं, टीचर को ताकते ही रहते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं वो बस टीचर समझ रहे हैं। तो अगर, तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं बच्चों की लर्निंग में। क्लियर है? फिर है शैक्षिक योग्यता, यानी कि एजुकेशनल अचीवमेंट, बच्चे एवरेज हैं, पुअर है पढ़ने में, गुड हैं, बेटर हैं, है ना, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है एक लर्निंग एज ए स्टूडेंट। अगला है टीचर से संबंधित फैक्टर्स, टीचर से भी फैक्टर्स बहुत सारे कारक हैं। पहला देखो क्या है, विषय का ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। टीचर्स को अगर अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड है, पकड़ है, उस सब्जेक्ट पे अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, वरना तो बिल्कुल नहीं अच्छे से, कहाँ से, जब उनको खुद को नहीं पता तो वो पढ़ाएंगे क्या, है ना। और आजकल के बच्चे, पहले के टाइम में तो चल भी जाता था कि चलो टीचर आए, बच्चे डरते थे तो क्वेश्चन अराइज करने से डरते थे, ठीक है, ऐसा होता था। पर आज के टाइम में तो क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अगर एक बार टीचर पकड़ा गया कि उन्होंने गलत पढ़ाया या सही से नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे पीछे पड़ जाते, इतने ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं कि 3 क्वेश्चन तैयार। तो इसलिए आपको आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, इससे बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव होती है, या फिर आपकी खुद की जो लर्निंग होती है, अधिगम प्रोसेस होता है, वो भी प्रभावित होती है। हो गया। अगला है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो, जब टीचर क्लास में आते हैं तो क्लास के सारे बच्चे एक समान तो नहीं होते हैं, नहीं है ना, सबकी आईक्यू लेवल अलग है, सबकी बैकग्राउंड अलग है, सबके कल्चर अलग होते हैं, रिलीजन अलग होते हैं, समझने का तरीका होता है, बच्चे के इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो एक अच्छे टीचर की पहचान है कि हर तरह के बच्चों को पहले समझें, उनके प्रॉब्लम्स को समझें, कहाँ पे किसकी ज़रूरत है, उस हिसाब से अगर आप वो पढ़ाते हैं तो यहाँ पे लर्निंग अच्छी होगी। यानी कहने का मतलब है हर बच्चों को लेकर चलना, ये नहीं कि जो आगे में 3-4 बच्चे बैठे जो जवाब दे रहे हैं बस उनको देखा, बाकी पीछे वाले क्या कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं, तो वो एक अच्छा टीचर कभी लर्निंग दे ही नहीं सकता है। सबको साथ में लेके चलना है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए उनमें। क्लियर है? अगला पॉइंट है बाल केंद्रित आधारित हो, टीचर्स हमेशा फोकस करें चाइल्ड सेंटर्ड पे। वो ज़माना लद गया जब आते थे टीचर सेंटर्ड थे, बच्चे डर रहे हैं, टीचर सेंटर्ड होता था, बुक सेंटर्ड होता था, नहीं होगा, करिकुलम सेंटर्ड ये सब नहीं है। अब आप कुछ भी पढ़ा रहे हो बच्चों के लिए ही पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर्स के लिए, ठीक है, तो उनको फोकस करके आप पढ़ाओगे। नेक्स्ट है सक्रिय और रुचि, यानी टीचर्स जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे और जितने ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे पढ़ाने को लेकर, वो उतना ही अच्छा अधिगम दे पाएंगे, उतनी अच्छी लर्निंग दे पाएंगे। कुछ टीचर्स आते हैं सच में बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए, और कुछ टीचर आते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। तो जो पैसा कमाते हैं पढ़ाएंगे ही नहीं, उनको बस पैसे से मतलब है। लेकिन जिनको है कि नहीं ये मेरा एक पेशा नहीं है, ये मेरा एक इंटरेस्ट है, ये मेरा पैशन है, बच्चों को बिल्डअप करना है, क्योंकि वो एक सोसाइटी को बनाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे, देश को संवारेंगे। तो अगर टीचर में ये मेंटेलिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी शिक्षण विधियाँ। टीचर अगर अच्छे मेथड ऑफ टीचिंग का यूज़ करेंगे उनकी लर्निंग अच्छी होगी। अब टीचर आ रहे हैं मैथ को भी रटवा रहे हैं, मैथ के फॉर्मूलाज को भी रटवा रहे हैं, हिस्ट्री के डेफिनेशंस को, सब कुछ, हिंदी के वर्णमाला सब रटवा रहे हैं,
रट्टू तोता बच्चे रहेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचिंग मेथड होता है, उसका स्किल होता है, तो उसको अगर यूज़ करेंगे एक अच्छे टीचर, ऑब्वियस सी बात है बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। फिर है सिखाने की इच्छा, विल टू लर्न। जैसे बच्चों का था ना सीखने की इच्छा, वैसे ही टीचर्स का सिखाने की इच्छा। टीचर्स को सिखाना ही नहीं है, बस काम चलाने भर काम करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे बच्चे। आप अलग अलग वे में, आप पहली बात तो जानो कि आप किस क्लास को पढ़ा रहे हो। छोटे बच्चों को छोटे बच्चों की तरह डील करो, बड़े बच्चों को उसी लेवल पे डील जाकर करो, तब आप अच्छे से सिखा पाओगे। समझ रहे हो। और अगला पॉइंट है अध्यापक का व्यवहार। टीचर का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखो, हम लोग भी जब स्कूल में थे तो कोई ना कोई टीचर्स हमारे फेवरेट होते थे। ऐसा तो नहीं ना कि वो हम लोग को आके हर दिन चॉकलेट देते थे, नहीं ना, या हम लोग को हर दिन कोई ना कोई गिफ्ट देते थे, नहीं। पर कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव था, उनकी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता था, उनका मतलब कुछ ना कुछ उनमें ऐसी पर्सनैलिटी या कुछ तो ऐसी चीज़ होती थी कि हम लोग ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होते थे, या ये टीचर बहुत अच्छे हैं, होता था ना। तो उनका बिहेवियर इतना कंफर्टेबल फील कराना बच्चों को कि आप कुछ भी क्वेश्चन अराइज करो तो आपको बिना डांटे आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ये एक अच्छे टीचर की पहचान होती है। ठीक है, और ये आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हाँ, अभी क्लास में आप सपोज करो आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनमें से 2-3 बच्चों को अलग अलग पॉइंट्स पर डिफरेंट मुश्किल आ रही है। ठीक है, आप क्लास और वो एकदम लिंक से हट करे, टॉपिक से हट करे, आप वहाँ पे नहीं, बाहर में आप उनको बता सकते हो, कर सकते हैं ना। तो इस तरह से अगर आप बच्चों की हेल्प करते हो तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से बच्चों की लर्निंग भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अगला है इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण से संबंधित क्या क्या फैक्टर्स है उसको जानो। सब कुछ खुद ब खुद जान सकते हो क्योंकि सब कुछ हम लोग इससे यूज टू हो चुके हैं, हम लोग डेली इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब इससे रिलेट करते हैं। पहला क्या है, फैमिली का एनवायरनमेंट। जिस घर में बहुत अच्छे लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, लोग पढ़े लिखे, सब इस सोसाइटी में परिवार का माहौल अच्छा है, पढ़ने लिखने वाला माहौल है, बच्चे अच्छा सीखेंगे। गाली गलौज दे रहे मम्मी पापा एक दूसरे में बस लड़ाई कर रहे हैं, है ना, तो बच्चे को वहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब बच्चे का क्या होगा, निगेटिव लर्निंग होगी, बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे वो वहाँ पे। ये चीज़ें हो गई। फिर स्कूल का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, जिस स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वो स्कूल कैसा है, मानक पे खरा उतर रहा है कि नहीं, वहाँ प्ले ग्राउंड है कि नहीं, वहाँ बच्चों की लाइब्रेरी है कि नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं सिर्फ टीचिंग हो रहा, टीचिंग के साथ साथ स्पोर्ट डे, एनुअल डे, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, 15 अगस्त से 26 जनवरी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं अगर, ठीक है, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये भी इफेक्ट करता है। यानी कि स्कूल का इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चों की लर्निंग पे। फिर है कि लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक, बिना डरे बच्चे कोई भी सवाल करो उसको जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं लर्निंग पर। अभी एक लास्ट एक कल्चर है, कल्चर पे भी डिपेंड करता है। अगर अच्छे कल्चर तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन उसको आप सही तरीके से अगर ले जा रहे हो, हर कल्चर या हर रिलीजन अच्छी बातें ही सिखाता है, तो अगर अच्छी चीज़ों में अगर हमने अच्छी चीज़ें सीखी तो हमारी लर्निंग अच्छी होगी। गलत चीज़ें उसमें अडॉप्ट कर ली, गलत तो बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ों को मिसकंसेप्ट बनाकर अगर गलत कर दिया तो लर्निंग इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट पॉइंट यानी अधिगम का स्थानांतरण के बारे में जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बहुत इजी पॉइंट है, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, आराम से समझो। देखो, जब एक सिचुएशन का ज्ञान या कौशल या आदत दूसरे सिचुएशन में ट्रांसफर हो जाता है, उसी को कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण हुआ। क्लियर है। 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर, जैसे कि जब एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल दूसरे क्षेत्र में भी इफेक्टिव होता है, सहायक होता है, वो पॉजिटिव है। ऑब्वियस ही बात है, क्लास में हम लोग मैथ पढ़ते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना लेते हैं। कार चलाना सीखते हैं 4 व्हीलर, उससे हम लोग जीप या ट्रक चलाना सीख जाते हैं। चीज़ें वही हैं, बस पैटर्न चेंज हो गया, तो वहाँ पे कहेंगे कि पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ है। दूसरा होता है निगेटिव, जस्ट उसका रिवर्स, जहाँ पर एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल दूसरे क्षेत्र में बाधक हो, यानी कि दूसरे क्षेत्र को निगेटिवली इफेक्ट कर रहा हो, वहाँ पे कहेंगे कि निगेटिव ट्रांसफर हो रहा है। जैसे इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ना, BUT बट, लेकिन वहीं पे बच्चा बोलेगा PUT को तो पट नहीं बोलते, हम लोग पुट बोलते हैं, है ना, और BUT को बुट नहीं बट बोलते हैं, तो दोनों के उच्चारण में फर्क हो गया। तो अब बच्चों को समझाओ कि ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ सेम है तो ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब क्या होता है, निगेटिव ट्रांसफर। क्लियर है। और तीसरा होता है शून्य ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर। कहने का मतलब जब सीखा हुआ ज्ञान या कौशल दूसरे क्षेत्र में ना ही
सहायक हो ना ही बाधक हो। वहाँ पे कहेंगे कि जीरो ट्रांसफर हो रहा है। आप स्पोर्ट में भी अच्छे हो, आप कुकिंग में भी अच्छे हो, ना इसका इससे इफेक्टिव है ना उसका उससे इफेक्टिव है, दोनों का कोई लेना देना नहीं और आप दोनों में अच्छे हो, होता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वाला दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफर। तो बेसिकली हमने अधिगम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स था, जो भी पॉइंट था, सबको हमने पॉइंट वाइज देखा, ठीक है। मोटा मोटी यही चीज़ है कि अगर पास्ट का कोई आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसके थ्रू अपने आप ने बिहेवियर को चेंज कर डाला, आपके बिहेवियर में बदलाव हुआ, वही अधिगम है। हम लोग छोटे थे, ट्रैफिक में रहते थे ना, ट्रैफिक में सिग्नल में एक बार देखा कि रेड लाइट जैसे जलती है गाड़ी रुक जाती है, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ में आ गई। रेड लाइट मीन्स सिग्नल पे गाड़ी रुकेगी, ग्रीन होते ही गाड़ी चलेगी। तो हमने कहीं ना कहीं खुद ब खुद चीज़ों को सीख लिया, तो यहाँ से हमारे व्यवहार में चेंजिंग हो गया। बस यही होती है अधिगम। इसमें आपका मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसमें टीचर्स भी इफेक्टिव हैं, स्टूडेंट्स भी इफेक्टिव है, इन्वायरमेंट भी इफेक्टिव है। बस यही चीज़ें थी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? तो बस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीडीपी और मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को लाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, सपोर्ट करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इनकरेज करें और अपनी फीडबैक दें, कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।